जय हिंद दोस्तों। हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं और ये मध्यकालीन भारत का 13वां क्लास है और जिसमें कि हम तुगलक वंश को पढ़ रहे हैं। तुगलक वंश का ये तीसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो अपने भाई फिरोज शाह तुगलक को उत्तराधिकारी घोषित करके जाता है, तो आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बनेगा। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है फिरोज शाह तुगलक, जिनका टाइम पीरियड होता है 1351 से 1381 बीच। इनकी प्रमुख कार्य योजनाएँ, कैसा इनका शासनकाल रहेगा, सब कुछ आज पढ़ लेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिरोज शाह तुगलक की माता एक हिंदू महिला थी। दिल्ली सल्तनत में चार ऐसे सुल्तान हुए हैं जिनकी माँ हिंदू थी। उनके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा एक बार। तो हिंदू माता से उत्पन्न चार सुल्तान दिल्ली के, पहले थे खुसरो खां शाह, दूसरे थे गयासुद्दीन तुगलक, तीसरे हैं आपके फिरोज शाह तुगलक और चौथा आगे चल कर आएंगे सिकंदर लोदी, जिनकी माँ एक हिंदू माता रहती हैं। तो ये ऐसे चार सुल्तान हैं जिनकी माँ हिंदू माता रहती हैं। इसके पिता का नाम मलिक रजफ़ रहता है। ये गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई रहता है और इसके पिता मलिक रजफ़ रहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई, जिसकी माता एक राजपूत महिला थी, मैंने पहले ही बता दिया है। इसका जो होता है 2 बार राज्याभिषेक होता है। मैंने कल के वीडियो में भी थोड़ा सा कुछ बताया था इसके बारे में। तो इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। एक बार ठट्टा में होता है, ठट्टा जो कि सिंध में है, सिंध में होता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, और दूसरा इसका दिल्ली में होता है। समकालीन इतिहासकारों ने इसे मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा है। मध्यकालीन इतिहासकारों ने इसे मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा है। इसलिए इसको कहा है कि इसने जो अपने कार्यकाल में, अपने टाइम पीरियड में नए जात जीतने के ज़्यादा प्रयास नहीं किए। जितने भी मोहम्मद बिन तुगलक ने जीत रखे तो उसी में इसने लगभग अपना अधिकार किया। लगभग कि उत्तर भारत में ही अपना अधिकार किया। एक दो बार इसने बंगाल पे ट्राई किया, पर वहाँ पर बंगाल पे कोशिश की, अपने सेनापति को भेजा, पर वहाँ उसने नहीं जीता। तो इसने ज़्यादा कोशिश नहीं की और बस जो इसके विजित प्रदेश थे मोहम्मद बिन तुगलक के, वहीं से इसने शासन किया। तो समकालीन इतिहासकारों ने इसे मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा है। संतलत काल का अकबर भी इसे कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक के चलिए प्रमुख कार्य देख लेते हैं, इसने किसके क्या क्या प्रमुख कार्य रहे हैं। तो पहले इसकी धार्मिक नीति देख लेते हैं। धार्मिक नीति, ये हिंदू के खिलाफ बहुत ही कट्टर था, फिर भी कल्याणकारी था। धार्मिक नीति इसकी देख लेते हैं। हिंदुओं को जिम्मी संज्ञा दी तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था। ब्राह्मणों पर इसने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। उलेमा वर्ग के अनुसार इस्लामिक राज्य की स्थापना की। उलेमा वर्ग जो कि मुस्लिमों का एक उच्च वर्ग रहता था, तो उलेमा वर्ग के अनुसार इस्लामिक राज्य की स्थापना की। हिंदू मंदिरों की मरम्मत पर पाबंदी लगवाई। हिंदुओं के लिए बहुत ही कट्टर नीति अपनाई। तो हिंदू मंदिरों की मरम्मत पर पाबंदी लगाई, इसकी धार्मिक नीति थी। अगर इसके स्थापित नगर देख लेते हैं तो इसने भारत में कुल मिलाकर 6 नगर बसाए। तो स्थापित नगर में इसकी पहला जो बात करें तो जौनपुर, जो अपने भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। अगला जो है फिरोजपुर जो वर्तमान पंजाब में है, इसने बसाया। हिसार वर्तमान हरियाणा में है, इसने बसाया। फिरोज़ाबाद यूपी में, फतेहाबाद हरियाणा में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। कुल मिलाकर इसने भारत में 6 नगर बसाए। आगे चलकर इसके सैन्य अभियान को देख लेते हैं। इसके सैन्य अभियान क्या थे। तो फिरोज ने केवल उन्हीं प्रदेशों पर अधिकार किया जिन पर वह नियंत्रण स्थापित हो सके, क्योंकि उसको पहले से पता था कि मोहम्मद बिन तुगलक, इसके भाई ने पहले ही जो व्यय था, आया था, पैसा था राज्य का, वो सारा सब कुछ लगभग नष्ट ही कर चुका था। तो इसने ज़्यादा और नहीं कोशिश किया प्रदेशों को जीतने के लिए। इसने लगभग दक्षिण भारत में एक भी अभियान नहीं किया। इसने बंगाल पर 2 बार अपने सेनापति को भेजा, पर बंगाल पे वो फिर अपराजय रहा। तो इसने लगभग अपने ही उत्तर भारत में ही लगभग अपने जो जिसके विजित राज्य थे उसी में इसने अधिकार किया। तो वही इसने कहा है। फिरोज ने केवल उन्हीं प्रदेशों पर अधिकार किया जिन पर वह नियंत्रण स्थापित हो सके। इसने दक्कन जो वर्तमान महाराष्ट्र है तथा दक्षिण पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास एकदम से नहीं किया। इसने बंगाल पर 2 बार असफल अभियान किया, मैंने पहले ही बात कर लिया है। इसने 1360 जाजनगर, जो उड़ीसा का पुराना नाम है, जाजनगर पर विजय प्राप्त की। इसने पुरी के जगन्नाथ मंदिरों को तोड़ दिया। 1365 में इसने कांगड़ा अभियान करता है।
1365 में कांगड़ा अभियान, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और यहाँ ज्वालामुखी मंदिर से अनेक संस्कृत पांडुलिपि को नष्ट कर देता है। 1365 में लगभग इसने सिंध अभियान किया। वह फिरोज का अंतिम अभियान था जो असफल लगा। यहीं पर इससे जाते साहिब सिंध अभियान में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, जो आगे हम पढ़ेंगे। चलिए इसकी देखते हैं, कर व्यवस्था देखते हैं, जो इसका प्रमुख कार्य था कर व्यवस्था। खराज, जजिया, जकात व खुम्स को छोड़कर सभी कर समाप्त कर दिए। खराज, जजिया, जकात व खुम्स को छोड़कर इसने बाकी सब कर समाप्त कर दिए। इसने एक नया कर हक सर्व नामक एक नया सिंचाई कर लगाया, हक सर्व नामक, जिसका दर 10% भू राजस्व पर का था। सर्वप्रथम राज्य की आमदनी का आकलन करवाया। ऐसा पहला सुल्तान जिसने सर्वप्रथम आमदनी का आकलन करवाया, तो इसने सर्वप्रथम राज्य का आमदनी का आकलन करवाया। ख्वाजा हिसामुद्दीन के अनुसार आय 6,70,00,000 टन का थी इस टाइम उसके। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत नहरों का जाल बनाने वाला प्रथम सुल्तान था। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत नहरों का जाल बनाने वाला प्रथम सुल्तान था। फिरोज ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि 160 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा दिया। फिरोज ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि 160 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा दिया। इसके द्वारा बनाई गई 2 प्रमुख नहरें थी। उलूखनी यमुना से हिसार तक था, जिसकी डिस्टेंस लगभग 150 मील थी, और रजवाह सतलज से झंझर तक जो 96 मील थी। आइए इसकी देख लेते हैं मुद्रा व्यवस्था क्या थी। तो तांबा चांदी के मिश्रित सिक्के चलवाए। पहला था इसका अधा जो कि चीतल 50% चीतल था उसमें कॉपर का, और बिग जिसमें 25% कॉपर था। आगे इसके देख लेते हैं नवीन स्थापित विभाग। इसने कुछ नए विभाग बनाए। दीवान बंदगान एक था, दीवान बंदगान जो दास विभाग था। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास रखने वाला सुल्तान भी ये था। सर्वाधिक दास इसी के शासनकाल में थे। दीवान खैरात दान विभाग की स्थापना की। दार उल सफ़ा जो कि राजकीय अस्पताल रहता था उसकी स्थापना की। लोक निर्माण विभाग नवीन नगरों की स्थापना हेतु लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। दफ्तर रोजगार बेरोजगार विभाग था ये। अनुवाद विभाग हिंदू मुस्लिम के समन्वय के लिए अनुवाद विभाग की इसने स्थापना की। दीवान बोयातात मतलब ये कारखाना विभाग था। पहला कारखाना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया, पर सर्वाधिक कारखाना फिरोज शाह ने बनवाए। आगे इसके अन्य कार्य देख लेते हैं। किसानों पर लगे तकावी व सोनघर जो होता था एक प्रकार से हाउस टैक्स का होता था, तो किसानों पर लगे तकावी व सोनघर ऋण को माफ़ कर दिया। अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोमस जो यूपी से था दिल्ली ले आया इसने। कुतुब मीनार का इसने पुनर्निर्माण करवाया। अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही फारसी भाषा में स्वयं लिखी। फिरोज ने आय में वृद्धि के लिए 1200 लगभग उद्यान लगवाए। हज व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम सुल्तान था। सैनिक पद वंशानुगत होने से भ्रष्टाचार फैला। इसके जो दरबारी कवि थे वो जियाउद्दीन बर्नी थे। इसको जो दरबारी कवि रहते हैं वो जियाउद्दीन बर्नी थे। इनकी जो पुस्तक है जियाउद्दीन बर्नी की, वो तारीख़ फिरोजशाही थी और फतवा जहांदरी थी। इसकी जो मृत्यु होती है 1388 में होती है। एल्फिस्टन एक लेखक हैं ने फिरोज को संतलत युग का अकबर कहा है, क्योंकि इसने हिंदू के प्रति काफ़ी कट्टर था पर उदारवादी विचारधारा भी रखता था, तो इसलिए एल्फिस्टन ने फिरोज को संतलत युग का अकबर कहा है। आगे देख लेते हैं इसके बाद इसके प्रमुख शासक कौन कौन हुए रहे। तो वो ज़्यादा कार्यकारी नहीं रहते हैं, और ज़्यादा कुछ इसके आगे जो इसके शासक होते हैं वो एग्जाम के लिस्ट से इम्पोर्टेंट भी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कौन कौन से शासक हुए हैं। और आज हम तुगलक वंश को ख़त्म कर लेंगे, कल से हम खिजली वंश को पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पर आज हम कंप्लीट कर लेंगे तुगलक वंश को। तो अगला जो शासक आते हैं गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। कुछ खास टाइम इनका नहीं रहता है, ये इनका जो शासनकाल रहता है वो 1388 से 1389 के बीच रहता है। इसके बाद आते हैं अबू बकर शाह का भी 1 साल लगभग इन्होंने भी शासन किया, 1389 से 1390 के बीच में। अगले जो शासक आते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, लगभग इन्होंने 4 वर्षों तक शासन किया। 4 वर्षों के शासन के बाद अगले जो शासक आते हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम। इनका जो टाइम पीरियड होता है 1394 रहता है, कुछ ही महीनों के लिए लगभग शासन रहा। उसके बाद आते हैं नसरुद्दीन नुसरत शाह। इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1394 से 1398 तक रहता है, लगभग इसने 4 वर्षों तक शासन किया। इसने फिरोजाबाद से शासन चलाया। इसके बाद जो आते हैं नसरुद्दीन महमूद शाह,
नसरुद्दीन महमूद शाह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनसे भी कोई क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ मतलब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इसका जो टाइम रहता है वो 1394 से 1413 तक बीच रहता है। 20 साल तक लोग इसने शासन किया, पर इससे कुछ खास उपलब्धियाँ नहीं थी, फिर भी देख लेते हैं। इसके समय जौनपुर स्वतंत्र राज्य बन गया, जौनपुर भी इसके टाइम में इसके हाथ से निकल गया, वो स्वतंत्र राज्य बन गया। इसके समय भारत पर मध्य एशिया के तैमूरलंग को पढ़ेंगे आगे। तैमूरलंग ने 1398-99 में हमला किया। ये जो सुल्तान था दिल्ली छोड़कर भाग गया, और 1405 में जब तैमूर की मृत्यु हो जाती है तो भारत मृत्यु के बाद लौटा। तैमूर ने अपने विजित प्रदेशों पर का उत्तराधिकार खिज्र खां को घोषित किया, आगे चलकर जिसने जो खिलजी वंश की स्थापना करता है। इसकी जो मृत्यु होती है वो फरवरी 1413 में कैथल हरियाणा से हुई। तो ये रहा हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश को लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है 3 वीडियो में, और बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा है। अगर आप तीनों वीडियो देख लेते हैं तो तुगलक वंश के आपके एक भी वीडियो आपका बाहर नहीं हो जाने को पाएगा इससे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आप वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपने अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों के बीच बताइएगा कि हम लोग हिस्ट्री को कैसे पढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग नंद क्लासेस। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब नंद क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।